हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। देखिए, आज की क्लास बेस्ड है होमोसेक्सुअल मैरिजेस के ऊपर। अगर आप एक लड़के हैं और किसी दूसरे लड़के से आपको प्यार है, मोहब्बत है, आप दोनों आपस में शादी अभी भारत में नहीं कर सकते हैं। द सेम गोज़ फॉर गर्ल्स। अगर दो लेस्बियंस हैं, आपस में लड़कियां जो प्यार करती हैं, शादी करना चाहती हैं, भारत सरकार, भारत का कानून और कॉन्स्टिट्यूशन उनको इजाज़त नहीं देता है। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना था, इस चीज़ पे इस आर्टिकल को लिखा गया है। सेंसिटिव इशू पे बेस्ड है, इन्फॉर्मेटिव है। शुरू करेंगे क्लास को। ज़रूर से क्लास को शेयर करके लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश को प्रिपेयर करना सिखाया जाता है इस चैनल पे आपको। ऑलराइट, कह रहे जी लॉ एंड कस्टम। देखिए, लॉ का मतलब है कानून, और ये जो कस्टम वर्ड है ना, इसके दो मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग है जो आप सभी जानते हैं, कस्टम ड्यूटी। वो वाली ड्यूटी, वो वाला टैक्स जो आप पे बाहर से कोई चीज़ मंगाने पे लगाया जाता है। अगर आपने कोई बाहर से गाड़ी मंगा ली, लैम्बोर्गिनी, कोई जगुआर, जो इंडिया में नहीं बनती, तो आपको एक कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। ये ड्यूटी आपको कस्टम डिपार्टमेंट को पे करनी होती है, जो जीएसटी के अंडर में आता है। तो ये वाला मीनिंग तो कस्टम का है ही, लेकिन दूसरा मीनिंग है इस वर्ड का आपके रीति रिवाज, आपकी प्रैक्टिसेस, या यूं कह दें आपके प्रथाएं। कह रहे जी कानून और हमारे रीति रिवाज, इस पे जो है ना पूरा आर्टिकल लिखा गया। कानून कुछ और कहता है, रीति रिवाज कुछ और कहते हैं। बात कर रहे हैं ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन सेम सेक्स मैरिज। बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की, फैसले की, डिक्री की, ऑर्डर की, जो आता है सेम सेक्स मैरिज पे, ऐसी शादियों में जहां पे सेक्स सेम होगा। लड़का लड़के से करेगा, लड़की लड़की से करेगी, है ना। समझ गए। तो लॉ और कस्टम के बीच का कॉन्फ्लिक्ट जो है इस आर्टिकल में आपको बताया गया है। वर्डिक्ट वर्ड का मतलब होता है फैसला, एडजुडिकेशन, डिसीजन, रूलिंग या डिक्री। किसी कोर्ट का, किसी भी अदालत का जो फैसला होता है उसको आप जो है वर्डिक्ट बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़े टाइटल पैराग्राफ पे, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी कोर्ट वर्डिक्ट लीव्स क्वेयर पीपल विद लॉन्ग स्ट्रगल अहेड फॉर इक्वालिटी। कह रहा है जो कोर्ट का वर्डिक्ट है, अब ये कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। वर्डिक्ट क्या है? फैसला। कह रहा है जी कोर्ट का जो वर्डिक्ट है या फैसला है, वो लीव करता है, छोड़ देता है क्वेयर पीपल को। क्वेयर कौन होते हैं? होमोसेक्सुअल्स, जो मैंने आपको बताया ना, होमोसेक्सुअल्स के लिए एक फॉर्मल नेम होता है क्वेयर। कह रहा है वो क्वेयर पीपल को छोड़ देता है, लीव कर देता है, एक लंबी बैटल के साथ में, स्ट्रगल के साथ में, जंग के साथ में, जो आगे वो लड़ेंगे इक्वालिटी के लिए, बराबरी के लिए। तो फैसला तो इस प्रकार का आया है कि क्वेयर पीपल को भारत में और जंग लड़नी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट ने तो अभी भी ये कहा है कि हम मैरिज को अलाउ नहीं करते हैं। अगर आपको आपस में शादी करनी है तो पहले पार्लियामेंट से कानून बनवाओ, उसके बाद ही हम ऐसी मैरिजेस को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो कोर्ट वर्डिक्ट हो गया आपका सब्जेक्ट, लीव्स हो गई इसकी वर्ब। कुछ बच्चों के पास क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, सर ये कोर्ट वर्डिक्ट क्यों लिखा है, कोर्ट्स वर्डिक्ट क्यों नहीं लिखा? बिल्कुल लिखा जा सकता है, समझ पा रहे हैं ना। अगर आपको लिखना है भारत के फॉरेन मिनिस्टर, तो आप ऐसा लिख सकते हैं इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर, या आप ऐसा लिख सकते हैं इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, या आप ऐसा लिख सकते हैं इंडिया फॉरेन मिनिस्टर। यहाँ पे एडजेक्टिव बन जाता है, यहाँ पे पॉजेसिव बन जाता है, यहाँ पे नाउन जो है एडजेक्टिव का काम करता है। तीनों ही तरीके से प्रॉपर नाउन्स को आप इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो कोर्ट वर्डिक्ट लिख दो या कोर्ट्स वर्डिक्ट लिख दो, एक ही बात है। आप जो लिखना चाहें अपने हिसाब से लिख सकते हैं। क्वेयर मैंने आपको बता दिया, होमोसेक्सुअल्स को बोलते हैं, जो गे होते हैं, लेस्बियंस होते हैं, है ना। इसका बिल्कुल उल्टा होता है हेट्रोसेक्सुअल्स। हेट्रोसेक्सुअल्स कौन है? जो स्ट्रेट होते हैं। समझ पा रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ। हेट्रोसेक्सुअल्स में आप ऑपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्टेड होते हैं सेक्सुअली, होमोसेक्सुअल्स में आप सेम जेंडर के लिए अट्रैक्टेड होते हैं। लेस्बियन मतलब दो गर्ल्स, गे का मतलब है दो बॉयज़। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज कुछ नए टाइप की वोकैबुलरी आएगी, आप देख रहे हो ना इस टाइप की। जल्दी से सारी वोकैबुलरी पे नज़र डालते हैं ताकि आर्टिकल को स्मूथली पढ़ सकें। जरूर से क्लास को लाइक और एक शेयर देना, रीच मिलती है चैनल को और इन क्लासेस को। और उसी के साथ में चलिए, इन क्लासेस के साथ में अगर आपको एडिशनल बूस्ट चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं आपकी अपनी ऐप को, योर इंग्लिश ट्यूटर। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। ऐप पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे अलग अलग एग्जाम्स के, अलग अलग टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। जैसे कि राइटिंग का कोर्स है, जनरल कोर्स है, जहाँ बेसिक्स टू एडवांस्ड आपको राइटिंग सिखाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। कोर्स के प्राइस पे थोड़ा इंक्रीज़ आने वाला है। इंक्रीज़ आने से पहले आप डिस्काउंटेड प्राइस पे इसका फ़ायदा ले सकते हैं।
उसी तरीके से आपको यूपीएससी का माइग्रेशन कोर्स मिल जाएगा, अभी लॉन्च हुआ है 1.5-2 महीना पहले, जिसमें आपको यूपीएससी के हर एस्पेक्ट को इंग्लिश में हैंडल करना सिखाया जा रहा है। चाहे वो फिर एसे हो, प्रेसी हो, सीसेट हो, आंसर राइटिंग हो, कंपलसरी पेपर हो, वोकैब या ग्रामर हो। मेंटोरशिप भी अवेलेबल है इस कोर्स में। विद मेंटोरशिप या विदाउट मेंटोरशिप इस कोर्स का फ़ायदा ले सकते हैं। साथ ही आपको एसएससी बैंक के कोर्स भी मिल जाएंगे। ये नंबर है व्हाट्सएप, इस नंबर पे आप टीम से व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। एसएससी बैंक के कोर्सेज में कंटेंट को अपडेट किया जा रहा है। इस साल के मेंस एग्जाम्स का फ़ायदा इन कोर्स के जरिए उठा पाएंगे। अपनी वोकैब शीट आज की लॉ एंड कस्टम की 5 वर्ड्स हैं अपने पास। शुरू करेंगे वर्डिट से। वर्डिट बताया था आपको मैंने, जजमेंट या डिसीजन को बोलते हैं, फैसले को बोलते हैं, है ना, कोर्ट वोट का जिसका भी कोई फैसला आए। फाइनली द सुप्रीम कोर्ट या द एससी हैज़ इशूड अ वर्डिक्ट ऑन द मैटर। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इशू कर दिया है एक फैसले को इस पूरे मामले में। रूलिंग, एडजुडिकेशन, डिक्री सभी इसके सिनोनिम्स हैं। एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन एक एडवांस्ड वर्ड है। कभी किसी एग्जाम में आएगा तब आप सोचोगे सर ये बताया तो था आपने। कोर्टों के फैसले को ही एडजुडिकेशन बोलते हैं ना। जब बहुत फॉर्मल लैंग्वेज लिखनी हो तो एडजुडिकेशन बोल दो। जनरली एडजुडिकेशन वो फैसला होता है जिसमें 2 पार्टियों के झगड़े को सुलझाया जाता है। ठीक है, पंचायती वाला जो डिसीजन होता है ना, उसके लिए एडजुडिकेशन वर्ड इस्तेमाल होता है। चलिए अगला वर्ड है मैरिटल। मैरिटल वर्ड का मतलब है जी जो चीज़ मैरिज से रिलेटेड हो, शादीशुदा जीवन से रिलेटेड हो। मैरिटल स्टेटमेंट्स, मैरिटल एनवायरनमेंट, मैरिटल रेप, मैरिटल, समझ गए, कुछ भी चीज़ जो है मैरिज से रिलेटेड मैरिटल एडजेक्टिव बन जाएगा और वो चीज़ नाउन बन जाएगी। द गर्ल रिफ्यूज टू रिटर्न टू हर मैरिटल होम आफ्टर द इंसिडेंट। लड़की ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया अपने मैरिटल होम में जाने में। मैरिटल होम मतलब शादी के बाद का घर, अपने सास ससुर का घर। तो वहाँ जाने से उसने मना कर दिया इंसिडेंट के बाद में, इस पूरे हादसे के बाद। मैरिटल को नप्शल और कॉन्जुगल भी बोलते हैं। लिटरेरी वर्ड्स हैं, ये लिटरेचर में देखने को मिलेंगे। कभी शेक्सपियर की कोई किताब पढ़ना, ये कॉन्जुगल वर्ड आपको बहुत मिलेगा, नप्शल वर्ड बहुत मिलेगा। तो पुराने वाले वर्ड्स हैं, थोड़े बहुत आप कहीं ना कहीं इनको यूज़ होता हुआ देखेंगे, इसलिए आने चाहिए। चलिए आज के क्विज में पूछे गए वर्ड्स आपसे, आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे। कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या होता है भाई कॉन्स्टिट्यूएंट? देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूएंट जो वर्ड बना है ना, वो बना है कॉन्स्टिट्यूट नाम की वर्ब से। कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एक छोटा सा इंग्रेडिएंट, छोटा सा पार्ट पूरे होल का। जैसे चाय के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे? दूध होगा, चाय पत्ती होगी, चीनी होगी, इलायची होगी, लौंग होगी या कोई मसाला होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? तो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? किसी बड़े का एक छोटा सा पार्ट। एवरी इंडियन स्टेट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द नेशन। हर भारत का राज्य एक छोटा हिस्सा है देश का, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है। राज्यों से मिलके भारत सरकार बनी है और वैसे ही दूध, पत्ती और चीनी से मिलकर के चाय बनी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट तो नाउन हो गया, कॉन्स्टिट्यूट वर्ब हो गई। मिल करके बड़ी चीज़ को बनाना कहलाता है कॉन्स्टिट्यूट करना। आज इस वर्ब को आर्टिकल में देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट को इंग्रेडिएंट भी बोलते हैं, है ना। चलिए, कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड का एक और सिनोनिम भी है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक वोटर, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का एक मतदाता। जैसे आपके मोहल्ले में जो पार्षद खड़ा होता है तो आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, आप उसके एक वोटर हैं, है ना। ये एडिशनल मीनिंग है, किसी और क्लास में आएगा तब बताएंगे। अगला वर्ड है अपना स्टार्क। स्टार्क के 2 मीनिंग होते हैं, दोनों को मिक्स करके समझना। ऐसी चीज़ जो बहुत साफ सुथरी आपके सामने क्लियर हो लेकिन आपको निराशा लाने वाली हो। प्लेन एंड ग्लूमी। ग्लूमी मतलब निराशा लाने वाला, प्लेन मतलब क्लियर। समझ पाए मेरी बात को? कोई ऐसी चीज़ जो आपको दिख रही है साफ साफ और आपके लिए बड़ी ख़राब है, वो आपके एक स्टार्क है। आपको एडजेक्टिव की तरह स्टार्क को ऐसे यूज़ करना है। हिज एक्शंस वर इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू हिज वर्ड्स। उसके एक्शंस एक साफ तौर पे और निराशा भरे तौर पे कॉन्ट्रास्ट में थे या बिल्कुल विपरीत थे, उल्टे थे उसके वर्ड्स के, उसके शब्दों के। तो शब्द कुछ और थे और काम कुछ और थे। स्टार्क को अटर, ब्लीक, ग्रिम, डिस्मल इन सभी वर्ड से बताया जाता है। आज आप ब्लीक वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट अपनी वर्ब है आज की यर्न। देखिए यर्न जो है ना, इससे 5-6 वर्ड्स बनते हैं। क्रेव, लॉन्ग, हैंकर, लस्ट, कोवेट। इन सब का मतलब है किसी चीज़ को पाने के लिए तरसना। समझ गए? अगर आप नॉलेज के लिए तरसते हैं तो आप यर्न फॉर नॉलेज करते हैं। अगर आप पैसे के लिए तरसते हैं तो आप लस्ट आफ्टर मनी करते हैं। तो ये जो फॉर आफ्टर है ये भी याद रखने हैं हमें। यर्न, क्रेव और लॉन्ग
ये जो तीनों तरसने वाले वर्ड्स हैं अपने बाद फोर लेते हैं जिस चीज़ के लिए आप तरसेंगे। हैंकर और लस्ट ये जो दो वर्ड्स हैं अपने बाद में आफ्टर लेते हैं जिस चीज़ के लिए आप तरसेंगे। और कोवेट जो है उसमें नो प्रेपोजिशन, जिस भी चीज़ के लिए तरस रहे हैं कोवेट वर्ड को बिना प्रेपोजिशन के ट्रांजिटिव फॉर्म में लिखना है। पीपल हु यर्न फॉर या लॉन्ग फॉर या क्रेव फॉर या हैंकर आफ्टर नॉलेज बिकम गुड साइंटिस्ट। वो लोग जो नॉलेज के लिए तरसते हैं, नॉलेज के पीछे भागते हैं, वो अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं, अच्छे वैज्ञानिक बनते हैं। यर्न से ही यर्निंग नाम का नाउन बनता है। यर्निंग होती है किसी चीज़ के लिए क्रेविंग, बहुत ज़्यादा खास दिली इच्छा होती है ना किसी काम को करने की, किसी चीज़ को पाने की, वो होती है आपकी यर्निंग। चलिए 5 वर्ड्स हैं, नए होंगे कुछ एक आपके लिए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे पता लगे क्या है। देखिए समरी यही है कि आज से 100 साल पहले होमोसेक्सुअल्स को लोग पत्थर मारते थे, सरकारें फांसी पे चढ़ा देती थी। फिर आज से 50 साल पहले तक धीरे धीरे समाज ने इनको एक्सेप्ट करना शुरू किया। आज से 10-20 साल पहले तक दुनिया भर की सरकारें होमोसेक्सुअल्स की मैरिजेस को भी नहीं मानती थी, अब मानने लगी हैं। अगर आप वेस्टर्न यूरोप को देखें और जो है यूके या यूएस को देखें आप। लेकिन आज भी भारत जो है मैरिजेस वाला जो है ना, इस मामले में इतना लिबरल नहीं हुआ है। रिसेंटली ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स कपल्स को मैरिज को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों किया? देखिए इसलिए किया क्योंकि समाज आज भी, भारतीय समाज आज भी मेजॉरिटी जो है इनको एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए समाज में ऐसा कहते हैं कि शांति बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का यही मानना है कि अभी टाइम लगेगा, अभी हम नहीं बोल सकते कि आप शादी कर लो। धीरे धीरे इस पर जब कानून बने, पार्लियामेंट से लोग एक्सेप्ट करने लगे, 10-15 साल और बीत जाएं, अल्टीमेटली हम भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि अभी गे और लेस्बियंस की, होमोसेक्सुअल्स की एक लंबी स्ट्रगल बाकी है इंडिया में, क्योंकि हमारे कस्टम जो हैं उनके खिलाफ हमारा लॉ अभी तक नहीं जाने को तैयार। कस्टम क्या है हमारा कि कोई ऐसी मैरिज नहीं होनी चाहिए। लॉ क्या है? लॉ तो कुछ भी कह सकता है ना, लॉ तो कल को देखेंगे कैसा बनेगा। चलिए आज की जो टोन है, डिसअपॉइंटिंग टोन है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के। शुरू करें। कह रहे जी 10 सुप्रीम, अब देखो कहानी सी है ये, पूरा आपको शुरू से लास्ट तक बताएगा। सुप्रीम कोर्ट से शुरू कर रहा है, कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज रिफ्यूजल टू अकॉर्ड लीगल रिकॉग्निशन टू मैरिजेस बिटवीन पर्सन्स ऑफ द सेम सेक्स इज अ ह्यूज लीगल सेटबैक। कह रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो रिफ्यूजल है, रिफ्यूजल मतलब मनाही, और क्या काम की भाई? अकॉर्ड करने की, अप्रूवल देने की, और किसको? लीगल रिकॉग्निशन को, कानूनी पहचान को। रिकॉग्निशन यानी पहचान, लीगल मतलब कानूनी। और किस चीज़ को पहचान देने की? पहचान देने से मना किया है ऐसी मैरिजेस को जो सेम सेक्स के पर्सन्स के बीच में होती हैं। कह रहा है ये जो रिफ्यूजल है ना, सुप्रीम कोर्ट की जो मनाही है, ये बहुत ही बड़ा लीगल सेटबैक है, कानूनी एक झटका है, नाकामयाबी है। सेटबैक क्या होता है? एक बहुत बड़ी नाकामयाबी। और झटका किसके लिए है ये बड़ी असफलता या झटका है टू द क्वेयर कम्युनिटी इन द कंट्री, भारत की, इंडिया की क्वेयर कम्युनिटी के लिए, होमोसेक्सुअल समुदाय के लिए। रिफ्यूजल जो है सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, अकॉर्ड का मतलब होता है अप्रूवल देना, ठीक है। अकॉर्ड, अप्रूवल, किसी भी चीज़ को देने के लिए अकॉर्ड वर्ड का इस्तेमाल होता है, लेकिन जनरली अप्रूवल या सैंक्शन देने के लिए आप इस वर्ड को देखेंगे। अकॉर्ड अप्रूवल, अकॉर्ड सैंक्शन। सेटबैक मतलब बड़ा सा झटका, ह्यूज फेलियर। सेटबैक को डिबैकल और फियास्को से भी बताते हैं। डिबैकल, फियास्को, सेटबैक, बड़ा सा फेलियर। बड़ी सक्सेस के लिए कौन सा वन वर्ड होता है भाई? सबको आना चाहिए। जो बच्चे क्लास में रेगुलर हैं जरूर से कमेंट्स में लिखें ताकि दूसरे बच्चे भी आपका कमेंट पढ़ सकें, ठीक है। बता देंगे आपको, एक बार ट्राई करो कमेंट्स में आंसर डालने की। आगे बढ़े। चलो, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज लिखा था, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिफ्यूजल भी लिखा जा सकता था। इसको अपोस्ट्रोफी एस के बिना भी, जैसा आपको ऊपर बताया, यहाँ भी लिखा जा सकता था। कह रहे जी गिवन द प्रोग्रेस इन लॉ इन रिसेंट ईयर्स एंड द डीपनिंग ऑफ द मीनिंग of individual rights, there was widespread expectation that the 5-judge constitution bench would give Special Marriage Act or SMA, a law that allows any two person to marry, a gender neutral interpretation। लंबा सेंटेंस है लेकिन आपको हैरानी होगी जान करके, अगर इस सेंटेंस को पढ़ना है तो सेंटेंस सिर्फ इतना ही है। समझो क्या है। कह रहा है जी गिवन यानी देखते हुए, गिवन का मतलब क्या है? देखते हुए उस प्रोग्रेस को जो आई है हमारे कानून में। और कब आई है? रीसेंट ईयर्स में, पिछले कुछ सालों में। और कह रहे हैं एंड देखते हुए उस गहराई जाने वाले काम को, डीपनिंग को, जो है उस मीनिंग का, उस जो है
अर्थ का, मीनिंग का, जो है इंडिविजुअल राइट्स। तो इंडिविजुअल राइट्स का मीनिंग भी हमारे देश में गहराता जा रहा है। पहले इंडिविजुअल राइट के दायरे में बहुत कम चीज़ें आती थी, आजकल इंडिविजुअल राइट बहुत गहरे हो गए हैं। कह रहा है इस गहरेपन को देखते हुए और कानून की प्रोग्रेस को देखते हुए हर तरफ यही एक्सपेक्टेशन थी, हर आदमी को यही जो है उम्मीद थी कोर्ट से कि 5 जज की जो संवैधानिक पीठ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वो देगी स्पेशल मैरिज एक्ट को। अच्छा क्या देगी भाई? देखो, स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए कॉमा से कॉमा के बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको छोड़ दो। कह रहा है वो देगी स्पेशल मैरिज एक्ट को एक जेंडर न्यूट्रल इंटरप्रिटेशन, एक ऐसी व्याख्या करेगी, एक ऐसा इंटरप्रिटेशन या एक्सप्लेनेशन देगी जो जेंडर न्यूट्रल होगी। स्पेशल मैरिज एक्ट में आप शादी कर सकते हैं, फिर चाहे आप किसी लड़के से करना चाहें लड़का होते हुए, या लड़की से करना चाहें लड़के होते हुए। तो सबको ऐसी आशा थी, लेकिन हुआ क्या फिर? हुआ ये इंटरप्रिटेशन इसलिए थी कि टू इंक्लूड पीपल बिलोंगिंग टू द सेम सेक्स, कि इंक्लूड किया जाएगा ऐसे लोगों को जो सेम सेक्स को बिलोंग करते हैं, एक ही तरह के सेक्स से आते हैं। समझ पाए सेंटेंस को? कह रहा है जी इतना कुछ भारत में हो गया पिछले 40 सालों में, तो सबको यही उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट की जो ये बेंच है, ये स्पेशल मैरिज एक्ट को एक जेंडर न्यूट्रल इंटरप्रिटेशन देगी, इस एक्ट की एक नई व्याख्या करेगी जो जेंडर न्यूट्रल होगी, जिसमें कोई आदमी औरत का चक्कर नहीं होगा। कोई भी किसी से शादी करना चाहे आप उससे शादी कर सकते हैं, है ना? और ये क्यों देगी? ताकि आप इंक्लूड कर सकें ऐसे लोगों को भी जो बिलोंग करते हैं सेम सेक्स से, 2 आदमी शादी कर सकें और 2 औरतें शादी कर सकें। तो पर ऐसा हुआ नहीं, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपने हाथ खींच लिए लास्ट मोमेंट पे। अब ये स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है, इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। कह रहा है जी अ लॉ दैट अलाउज एनी 2 पीपल टू मैरी। कह रहा है एक ऐसा लॉ है जो अलाउ करता है किन्हीं भी 2 लोगों को शादी करने को, मैरी करने को। तो अगर आप हिंदू हैं, ईसाई या क्रिश्चियन से या मुस्लिम से या सिख से शादी करना चाहें और आपका घर परिवार समाज आपके साथ ना हो, तो आपको कोर्ट में जाना है और SMA में एक एप्लीकेशन लगानी है। फिर लड़की चाहे किसी भी कम्युनिटी की आती हो, स्पेशल मैरिज एक्ट में आप दोनों शादी कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे इनको गेज और लेस्बियंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्कोप नहीं छोड़ा। चलिए, सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपने देख ली। एक्सपेक्टेशन की वर्ब है वॉज, देर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। इसका मायना ये है कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता तो वर्ब भी प्लूरल होती, वॉज की जगह पे वर लगाना पड़ता। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की वर्ब है वुड गिव, दैट आया है स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए या लॉ के लिए, दैट की वर्ब है अलाउस। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या या एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़े, और कुछ देखने वाला है इसमें। अलाउ जो वर्ब है ना, और परमिट जो वर्ब है, इन दोनों का मतलब होता है किसी को इजाज़त देना, अलाउ और परमिट। और जिस भी चीज़ की आप इजाज़त देते हैं आप वो टू लगा के बताते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म में। अलाउ मी टू गो, परमिट मी टू स्लीप, अलाउ देम टू लीव। समझ पाए इस बात को? टू मैरी जो है बिल्कुल सही लिखा गया है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे अलाउज की जगह पे लेट लिखने को दिया जाता, दैट लेट्स, तब तो मीनिंग सेम रहना था, लेकिन टू मैरी का टू निकल जाता। याद रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। लेट अपने साथ में जब भी कोई इजाज़त देता है तो बिना टू के देता है, अलाउ और परमिट अपने साथ में टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बढ़े आगे। कह रहा है जी ओवर द ईयर्स द एम्पलीट्यूड of Article 21 of the Constitution has been expanded to cover the rights of privacy, dignity and marital choice। कह रहा है पिछले कुछ सालों में हुआ ये है कि जो एम्पलीट्यूड है, जो दायरा है, एम्पलीट्यूड अगर आपने साइंस पढ़ा है ना, तो साइन वेव अगर आप समझते हैं, साइन वेव ऐसे चलती है, देखो ये लोवेस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। लाइट की भी वेव्स होती हैं, अलग अलग वेवलेंथ होती हैं। जिस लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जैसे रेड लाइट है ना, उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा। अगर साइंस के बच्चे हो तो ये वर्ड हमेशा याद रह जाएगा आपको। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है ये वाला दायरा, किस वेव की कितनी लेंथ है। कह रहा है जी आर्टिकल 21 का अगर एम्पलीट्यूड देखा जाए पिछले कई सालों में, जो दायरा देखा जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल का, उसको पैसिव वॉइस लगा करके एक्सपैंड किया गया है, बढ़ाया गया है। इस दायरे को धीरे धीरे करके बड़ा किया गया है। कह रहा है और क्यों किया गया? ताकि कवर किया जा सके, टू कवर द राइट्स ऑफ प्रिवेसी, डिग्निटी एंड मैरिटल चॉइस। इन सभी प्रकार के अधिकारों को, आपके निजता के अधिकार का, प्रिवेसी के अधिकार का, आपकी डिग्निटी के अधिकार का, स्वाभिमान के अधिकार का, और आपकी मैरिटल चॉइस के अधिकार का। शादीशुदा किससे शादी करनी है, आपकी मैरिटल चॉइस क्या है, इन सभी अधिकारों को। कह रहा है लेकिन हुआ क्या? कह रहा है बट द हाईएस्ट कोर्ट हैज स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेप नीडेड टू अलाउ मैरिजेस और सिविल यूनियंस दैट आर नॉट हेट्रोसेक्सुअल्स। कह रहे ये जरूर हुआ है
लेकिन हमारी हाईएस्ट कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट, वो थोड़ा पहले रुक गई, स्टॉप शॉर्ट ऑफ कर गई, रुक गई थोड़ा सा पहले, स्टॉप शॉर्ट ऑफ कर गई उस एक्स्ट्रा स्टेप से, उस नए कदम से जो ज़रूरी था, नीडेड था। और क्यों? कि अलाउ किया जा सके मैरिजेस और सिविल यूनियंस को, शादियों को ऐसा समझ लो, जो कि हेट्रोसेक्सुअल्स नहीं है, जो कि समलैंगिक है। हेट्रोसेक्सुअल क्या होती है? स्ट्रेट मैरिजेस, बॉय एंड गर्ल, गर्ल एंड बॉय। होमोसेक्सुअल मतलब सेम सेक्स। तो कह रहा है जी जितना भी हमारा आर्टिकल 21 आगे बढ़ जाए, सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम लेना आगे उचित नहीं समझा, सही नहीं समझा, और ये कदम जरूरी था कि हेट्रोसेक्सुअल के अलावा दूसरी शादियों को भी अलाउ किया जाए, उनको परमिशन मिले। एम्पलीट्यूड की वर्ब है हैज़ बीन एक्सपेंडेड, एक्सपेंड करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, बड़ा करना, ठीक है, पैसिव वॉइस में। मैरिटल, नप्शल, कॉन्जुगल, तीनों का मतलब होता है रिलेटेड टू अ मैरिज। कोर्ट की वर्ब है हैज़ स्टॉप्ड, व्हेन यू स्टॉप शॉर्ट ऑफ समथिंग या फॉल शॉर्ट ऑफ समथिंग, तो इसका मतलब होता है आप उस चीज़ से पहले रुक गए या पहुंचने से रह गए, है ना। यू फॉल शॉर्ट ऑफ समथिंग मतलब कहीं तक पहुंचने वाले थे, बस वहां तक आप पहुंच नहीं पाए, थोड़ा सा पहले रुक गए, 100 की जगह 99, 95, 98 पे रुक गए। दैट की वर्ब है आर, दैट आया है सिविल यूनियंस और मैरिजेस के लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी ऑल 5 जजेस हैव चॉइसन टू लीव इट टू द लेजिस्लेचर टू इनेक्ट सच अ लॉ। पांचों ही जो जज थे उन्होंने चूज़ किया कि वो लीव करेंगे, छोड़ देंगे इस मामले को, लीव इट कर देंगे, और किसके ऊपर? हमारी विधायिका के ऊपर, संसद के ऊपर, लेजिस्लेचर जहाँ पे कानून बनते हैं, कि वही इनेक्ट करके लाए, वही बना के दे ऐसे एक कानून को। तो सारा मामला जो इन्होंने संसद पे डाल दिया कि आप ही बताओ क्या करना है, हमसे ना हो पाएगा। जजेस की वर्ब है हैव चोजन, व्हेन यू लीव समथिंग टू समवन, तो आप उस मामले को दूसरे पे छोड़ देते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ आई लीव दिस टू यू, आई लीव दिस टू यू, तो इसका मतलब क्या है? इस मामले को मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको जो करना करो, आई लीव इट या दिस टू यू। तो दे चोज टू लीव इट टू द लेजिस्लेचर। स्ट्रक्चर समझ में आई कि नहीं आई? चलो, कह रहे हैं जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस संजय किशन कौल हैव रूल्ड दैट क्वेयर कपल्स हैव अ राइट टू सीक रिकॉग्निशन फॉर देयर यूनियन। कह रहे हैं हमारे जो CJI थे चंद्रचूड़ साहब, और एक जस्टिस साहब थे इन 5 जजेस की बेंच में, किशन कौल जी जिनका नाम है, इन दोनों ने ये रूल किया है, दोनों ने ये फैसला दिया है कि क्वेयर पीपल जो हैं, होमोसेक्सुअल जो हैं, उनके पास भी अधिकार है कि वो रिकॉग्निशन को मांगे, वो अपनी पहचान को मांगे अपनी यूनियन के लिए, अपनी आपसी रिश्ते के लिए, है ना। तो इन्होंने यही बोला कि अधिकार तो इनके पास है। कह रहे लेकिन क्या नहीं है इनके पास फिर? कह रहे जी बट डिक्लाइन टू रीड डाउन द प्रोविजंस ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट टू दैट इफेक्ट। कह रहे लेकिन इन दोनों साहब ने मना कर दिया रीड डाउन करने के लिए उन धाराओं को, उन कलमों को, उन नियमों को जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के, इस प्रकार से। इन्होंने बोला अधिकार तो है, लेकिन अधिकार तो है, बस यहीं रुक गए बोल करके। ये नहीं बोला कि इस अधिकार को स्पेशल मैरिज एक्ट की इंटरप्रिटेशन में हम डालते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट की प्रोविजन में ये अधिकार जो इन लोगों को देते हैं। बस अधिकार है, कहाँ है वो आपको खुद ढूंढना है, ठीक है। अधिकार कहाँ गया? DY चंद्रचूड़ साहब की वर्ब है और किशन कौल साहब की वर्ब है। पहली हैव रूल्ड, दूसरी वर्ब है हैव डिक्लाइंड। दे हैव रूल्ड दैट क्वेयर पीपल हैव राइट एंड दे डिक्लाइन टू रीड डाउन। कपल्स की वर्ब है हैव। टू दैट इफेक्ट मतलब उस इफेक्ट के लिए या उस जनरल सेंस में, उस जनरल मीनिंग में। स्पेशल मैरिज एक्ट का जनरल मीनिंग इन दोनों साहब ने, जस्टिस ने, क्वेयर लोगों के ऊपर अप्लाई करने से मना कर दिया। कह रहा आगे क्या हुआ? कह रहा ऑन द अदर हैंड जस्टिस S रविंद्र भट्ट, हेमा कौली एंड PS नरसिम्हा रिजेक्ट द पोजीशन होल्डिंग दैट एनी सच रिकॉग्निशन कैन ओनली बी बेस्ड ऑन स्टैट्यूट। कह रहे जी दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड ये तीनों जो जस्टिस थे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस पोजीशन को। और कैसे रिजेक्ट किया भाई? होल्ड करते हुए, इस बात के ऊपर जोर देते हुए, इस बात को पकड़ते हुए, होल्ड करते हुए कि कोई भी ऐसी अगर रिकॉग्निशन आएगी, मान्यता अगर आएगी, तो वो सिर्फ आधारित हो सकती है स्टैट्यूट पे, यानी कि कानून पे। तो इन तीनों ने ये बोला हम तो मानते भी नहीं है कि सेम सेक्स मैरिजेस जो है उनको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। हम कौन होते हैं बोलने वाले? पार्लियामेंट बताएगी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। जो लोग वोट लेकर के आए हैं लोगों का, वही लोग डिसाइड करें स्टैट्यूट को कि किसको आपको कैसे रिकॉग्निशन देनी है। इन तीनों की वर्ब है रिजेक्ट, रिकॉग्निशन की वर्ब है कैन बी बेस्ड ऑन। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, कानून
लेजिस्लेशन। स्टैच्यूट वर्ड को स्टैचू वर्ड से कंपैरिजन करके देखो, दोनों अलग वर्ड्स हैं। स्टैच्यू का मतलब होता है अ पुतला, एफिजी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सब क्या है, पुतले हैं। तो स्टैच्यू एक पुतला यानी एफिजी, और स्टैच्यूट यानी एक कानून। तो दो अलग वर्ड्स, आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। कह रहा है इन इफेक्ट द कोर्ट हैज एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट्स व्यू दैट एनी मूव टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिजेस विल फॉल इन द लेजिस्लेचर्स डोमेन। कह रहा है जी अगर इफेक्ट में देखें, असरदार तरीके से देखें, हकीकत में देखें, इफेक्ट क्या आया, तो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है सरकार के इस रवैये को, व्यू को, नज़रिए को, कि जो कोई भी मूव है, हरकत है लीगलाइज करने की, कानूनी तौर पे मान्यता देने की सेम सेक्स मैरिजेस को, वो फॉल करती है लेजिस्लेचर के डोमेन में, हमारी विधायिका के दायरे में। तो सरकार भी यही कहती है कि अगर करना होगा तो हम ही करेंगे पार्लियामेंट में बैठ के लीगल, इस पूरे शादी के झंझट को। आप कोर्ट में बैठ करके इस काम को, है ना, रिकॉग्नाइज ना करें और आप कुछ ना बोलें। तो कोर्ट ने भी इफेक्ट में अगर देखा जाए तो यही बात जो है सरकार की मान ही ली है। कोर्ट की वर्ब है हैज एक्सेप्टेड, मूव की वर्ब है विल फॉल, डोमेन का मतलब होता है दायरा या स्कोप। चलिए समझ आ रहा है आर्टिकल अच्छे से आपको, कोर्ट ने क्या कहा, सरकार का क्या मानना था। अब आ जाओ जी सेकेंड पैराग्राफ में, कोर्ट ने ऐसा किया क्यों। कह रहा है जी इन कंक्लूडिंग दैट देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरी, the court has negated the expectation that it would not allow discrimination against same sex couples। कह रहे जी इस चीज़ को कंक्लूड करने में, इन कंक्लूडिंग, इस नतीजे पे पहुंचने में, कंक्लूड करने में, दैट वो ये कि कोई भी फंडामेंटल राइट है ही नहीं शादी करने का। भाई राइट टू एजुकेशन है, राइट टू प्रिवेसी है, राइट टू लाइफ है, राइट टू प्रॉपर्टी जो था बंद हो गया। कह रहे ये सब राइट तो हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट तो मेरी कोई राइट नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरा अधिकार है शादी करने का, मेरी शादी करवाओ। कह रहा है ऐसा कंक्लूड करते हुए कह रहा है कि कोई राइट टू मैरी होता ही नहीं है। कह रहा है कोर्ट ने इस बात को निगेट कर दिया है, इस बात को काट दिया है, इस बात को इनवैलिडेट कर दिया है। और क्या, इस एक्सपेक्टेशन को, इस आशा को, और किस आशा को, दैट कि ये अलाउ नहीं करेगी, ये इजाज़त नहीं देगी किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को, यानी भेदभाव को, बायस को सेम सेक्स कपल्स के लिए। और किस मामले में, इन द मैरिटल डोमेन, मैरिटल डोमेन में, शादीशुदा वाले, शादियों वाले फील्ड में। और कह रहा है क्या अलाउ नहीं करेगी, अलाउ नहीं करेगी कंटिन्यू करना, आगे बने रहना। तो आज की डेट में तो शादी के फील्ड में सेम सेक्स कपल शादी नहीं कर सकते हैं, अगर देखा जाए तो इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है ये। तो सबका यही मानना था, इस बार तो कोर्ट जो है इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म ही कर देगी, इसको अलाउ नहीं करेगी कंटिन्यू करना। समझ गए। चलिए कोर्ट ने इस बात को निगेट कर दिया है, कोर्ट ने इस बात को गलत ठहरा दिया है। कोर्ट ने तो ये बोल दिया कि राइट टू मैरी होता ही नहीं है, चाहे सेम सेक्स क्यों, चाहे अलग सेक्स क्यों। राइट की वर्ब है राइट टू मैरी की इज, कोर्ट की वर्ब है हैज़ निगेटेड, निगेट करना, किसी चीज़ को गलत ठहराना, कॉन्ट्राडिक्ट करना। इट आया कोर्ट के लिए, वुड अलाउ इसकी वर्ब है, अलाउ परमिट, जिस भी चीज़ के लिए अलाउ परमिट करेंगे अपने बाद में टू इन्फिनेटिव की फॉर्म में वो बताएंगे। दे विल अलाउ द डिस्क्रिमिनेशन टू कंटिन्यू। आई बात समझ में। अगर यहाँ पे वुड नॉट अलाउ की जगह वुड नॉट लेट लिखा होता तो फिर टू कंटिन्यू का टू आपको निकाल देना था। सिंपल कॉन्सेप्ट। कह रहे जी मैरिज इज इंडीड अ सोशल इंस्टीट्यूशन, मैरिज जो है इंडीड सच में एक सामाजिक इंस्टीट्यूशन है, प्रथा है। इंस्टीट्यूशन वो प्रैक्टिसेज हैं जो समाज में बन चुकी हैं, इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। फिर चाहे आप इंडिया में जाओ कि टर्की में जाओ, मैरिज का इंस्टीट्यूशन तो आपको पूरी दुनिया में मिलेगा, है ना। तो ऐसी प्रथाओं को हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। कह रहे हैं और कैसे है ये, विद इट्स ऑन लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशंस फॉर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वैलिड मैरिज। ये एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है, सामाजिक प्रथा है इस्टेब्लिश्ड वाली, कि इसकी खुद की लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं और खुद की कंडीशन भी हैं। और किस चीज़ के लिए, कि कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूट करती है, कौन सी चीज़ बनाती है एक वैलिड मैरिज को। अगर वैलिड मैरिज के अंदर लड़का छोटा है, अंडर एज है, लड़की छोटी है, या मैरिज को आपने जबरन करवाया है लड़के को या लड़की को दबाव दे करके, तो इन कंडीशंस में वो मैरिज वैलिड नहीं होती। तो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट और कंडीशन के साथ बना हुआ है, बहुत क्लियर तरीके से डिफाइंड है कि किस शादी को हम शादी मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। मैरिज की वर्ब है इज़, इंडीड का मतलब होता है रियल, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रथा जो इस्टेब्लिश्ड हो चुकी हो। ऑन से पहले हमेशा एक पजेसिव एडजेक्टिव आप लगाएंगे, माई ऑन, योर ऑन, हिज ऑन, हर ऑन, इट्स ऑन, देयर ऑन, आवर ऑन।
याद रखें ऑन नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म में अपने पहले जरूर से एक पॉजेसिव एडजेक्टिव को लेता है। वट की वर्ब है कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट करना यानी मिलके बनाना। जैसे चीनी, दूध और चाय पत्ती मिल करके चाय बनाते हैं, वैसे ही कौन सी चीज़ मिल करके वैलिड मैरिज को बनाती है। कह रहे द राइट टू सीक सोशल एंड लीगल वैलिडेशन थ्रू मैरिज इज़ अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइस। कह रहे जो अधिकार है और किस चीज़ का भाई, सीख करने का, मांगने का, और किस चीज़ को, सोशल और लीगल वैलिडेशन को, सामाजिक और कानूनी मान्यता को, और किसके जरिए, शादी के जरिए। कह रहे ये राइट जो है एक इंडिविजुअल चॉइस है, ये मामला है आपकी खुद की आज़ादी का। और कौन सी चॉइस, प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के द्वारा प्रोटेक्टेड है। शादी करना चाहें वो भी आपकी इच्छा है, कोई दबाव नहीं देगा, ना करना चाहें वो भी आपकी इच्छा है, कोई दबाव नहीं देगा। कह रहे लेकिन हुआ क्या, हुआ ये बट द कोर्ट स्टिल व्यूज इट एज बीइंग सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस। कह रहे लेकिन कोर्ट अभी भी इसको देखती है शादी के मामले को, और कैसे कि ये बीइंग है होते हुए सब्जेक्ट टू यानी अधीन स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस के, कानूनी दायरों के। आई बात समझ में भाई। ये तो आपका वैसे तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू राइट है आपका, शादी करें ना करें, करें तो आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट मिले, आप दोनों साथ में रह सकें, कोई आपको कुछ कह ना सके। लेकिन कोर्ट आज भी यही मानती है कि ये जो गे मैरिज हैं, लेस्बियन मैरिजेज हैं, ये स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस में आती हैं। इन पे जो कानून कहेगा, पार्लियामेंट वाला कानून, उसी के हिसाब से इनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आज के क्विज में कि कोर्ट की बातों में कहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है, तो यही कॉन्ट्राडिक्शन है, आपको जवाब मिल गया। राइट की वर्ब है इस, कोर्ट की वर्ब है व्यूज। और आगे बढ़े। कह रहे जी द मेजॉरिटी disfavors the position that the queer couples have a right to adopt children, but agrees with the minority that there is no bar on trans persons entering into heterosexual marriages। कह रहे जो मेजॉरिटी है वो डिसफेवर करती है, जो एक बड़ा हिस्सा है वो नहीं मानता है इस पोजीशन को। और किस पोजीशन को, कि जो क्वेयर कपल्स हैं, गे और लेस्बियन कपल्स हैं, उनके पास राइट है अडॉप्ट करने का बच्चों को। तो कोर्ट में जो मेजॉरिटी है हमारी, वो आज भी यही मानती है कि, समझ गए ना, ऐसा कोई राइट इनके पास नहीं है। आप दो लड़के हैं, बच्चा तो आप पैदा नहीं कर सकते हैं, तो आप बच्चा एक गोद में ले लें, ना, गोद ले लें, आप अडॉप्ट कर लें। कह रहे लेकिन यही मेजॉरिटी जो है एग्री करती है इस माइनॉरिटी के साथ में, और कौन सी माइनॉरिटी के साथ में, कि आपके ऊपर कोई बार नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कि अगर आप ट्रांस पर्सनस हैं और अगर आप एंटर इनटू करते हैं हेट्रोसेक्सुअल मैरिजेस में। ट्रांस पर्सन कौन होते हैं, जो ट्रांस हो जाते हैं। जैसे एक आदमी है वो लेडी बन गया, औरत बन गया, सर्जरी करवा ली उसने, हॉर्मोन्स लिए, सब कुछ करवा करके वो अपना नाम भी बदल करके मेकअप वेकअप करके वो औरत बन के घूमता है भी वो औरत अंदर से बन चुका है। तो कह रहे ट्रांस पर्सन अगर हेट्रोसेक्सुअल मैरिज में आए, वो आदमी जो औरत बन गया, अब वो किसी दूसरे आदमी से शादी करना चाहे तो इस पर कोई बार नहीं है। समझ पाए ना। अगर आपने ऑपरेट करवा लिया, फिर आप लड़का लड़की बन के किसी दूसरे से कर सकते हो शादी, लेकिन वैसे आप नहीं कर सकते। तो ऐसे जेंडर चेंज करके आपको हेट्रोसेक्सुअल मैरिज जो है उसमें कोई बार नहीं मिलेगा। मेजॉरिटी जो है कोर्ट की, यहाँ बात हो रही है उसकी, डिसफेवर्स इसकी वर्ब है, क्वेयर कपल्स की वर्ब है हैव, मेजॉरिटी की दूसरी वर्ब है एग्रीज, बार की वर्ब है इज, देर से क्लोज शुरू हुआ इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया। बार्स होता है तो वर्ब होती है यहाँ पे आर। एंटर इनटू एक फ्रेजल वर्ब है। देखिए एंटर के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती जब आप कहीं पे घुसते हैं फिजिकली। आप एक घर में घुस गए, दुकान में घुस गए, मकान में घुस गए, ऑफिस में घुस गए, यू एंटर द हाउस, यू एंटर द मकान, यू एंटर द दुकान एंड यू एंटर द ऑफिस। नो प्रेपोजिशन आफ्टर एंटर। लेकिन अगर एंटर के साथ में इनटू लग जाए तो समझ लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी रिलेशनशिप में या किसी निगोशिएशन में आप घुस रहे हैं। ठीक है, शादी में, कॉन्ट्रैक्ट में, डिस्कशन में आप घुस रहे हैं तो एंटर इनटू करेंगे। और एंटर ऑन करने का मतलब क्या होता है, किसी नई एक्टिविटी या नए फेज़ को शुरू करना। जैसे आपका 16वां साल शुरू हुआ है या 18वां साल शुरू हुआ है, यू हैव एंटर्ड ऑन 18th और 16th ईयर्स ऑफ योर लाइफ। जैसे आपने कोई नया करियर शुरू किया है तो यू हैव एंटर्ड ऑन अ न्यू करियर इन सेल्स, मार्केटिंग, जो भी काम आप करते हैं। तो एंटर ऑन, एंटर इनटू और एंटर विदाउट प्रेपोजिशन। याद रख लेना, इस पे आपको ढेरों क्वेश्चंस मिले होंगे और मिलते रहेंगे। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो सदाबहार हैं, ग्रुप सी और ग्रुप बी की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके मतलब क्वेश्चंस के अंदर है ना, सदाबहार क्वेश्चंस हैं ये। चलिए आगे बढ़े। कह रहे देयर इज नो डिसएग्रीमेंट अमंग द जजेस
about the right of such same sex couples to cohabit and be free from coercion and threats। कह रहे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, कोई भी बहस या आपसी फासला नहीं है इस चीज़ को लेकर के जजेस के बीच में। और किस चीज़ को लेकर के? उन हकों या अधिकारों को लेकर के जो है इस प्रकार के सेम सेक्स कपल्स के कि वो कोहैबिट करें। कोहैबिट मतलब को एग्जिस्ट करना, एक साथ एक घर में रहना, और वो फ्री हों, आज़ाद हों किसी भी प्रकार के कोर्शन से, दबाव से या फिर थ्रेट से, किसी भी प्रकार की, समझ गए ना, धमकी से। तो ये सब तो इनके साथ नहीं होना चाहिए। और ये रह सके जहाँ रहना चाहें, शादी नहीं कर सकते पर रहना जहाँ चाहें अकेले जो एक दूसरे के साथ में रह सके। इस चीज़ को लेकर के हमारी न्यायपालिका में कोई भी जजेस के बीच का डिसएग्रीमेंट नहीं है। डिसएग्रीमेंट की वर्ब है इज। कोहैबिट करना, ये वर्ड बना है को प्लस में इनहैबिट से। इनहैबिट मतलब रहना, को मतलब साथ में। जब दोनों साथ में रहेंगे तो को इनहैबिट को ही कोहैबिट बोलते हैं। कोअर्शन मतलब दबाव, थ्रेटनिंग, इंटिमिडेशन, किसी भी प्रकार का प्रेशर। करेक्ट, गिवन दैट लार्ज सेक्शंस ऑफ इंडिया मे बी अपोज टू द लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस ऑन रिलीजियस एंड कल्चरल ग्राउंड्स, द पॉसिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट टेकिंग द इनिशिएटिव टू डू सो इज क्वाइट ब्लीक। कह रहे जी इस चीज़ को देखते हुए, गिवन दैट, देखिए गिवन का मतलब भी है देखते हुए और गिवन दैट का मतलब भी है देखते हुए। दोनों फ्रेज एक ही हैं। ऊपर आपने गिवन देखा था कहीं पे, थोड़ा सा फ़र्क करना सीखो दोनों के बीच में। यहाँ देखा आपने गिवन, गिवन का मतलब भी है देखते हुए, और गिवन दैट जो आपने अभी देखा उसका मतलब भी है देखते हुए। फ़र्क क्या है दोनों के बीच में? गिवन दैट के बाद में पूरा क्लोज आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर आएगा। तो कह रहा है जी देखते हुए इस पूरे सब्जेक्ट वर्ब के पेयर को, इस पूरे क्लोज को। और क्लोज क्या है कि जो लार्ज सेक्शंस हैं, बड़े बड़े हिस्से हैं भारत के, वो हो सकता है अपोज्ड हों, हो सकता है वो खिलाफ हों। और किस चीज़ के भाई? लीगलाइजेशन के, वैधानिक बनाने के, कानूनी तौर पे सेम सेक्स मैरिजेस को। और किस ग्राउंड पे? रिलीजियस और कल्चरल ग्राउंड पे, धार्मिक और सांस्कृतिक ग्राउंड्स पे। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि नहीं हो सकती शादी, या हमारा कल्चर कहता है कि शादियाँ नहीं होनी चाहिए। कह रहा है इस चीज़ को देखते हुए हुआ क्या, जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है हमारी पार्लियामेंट के टेक करने की, इस इनिशिएटिव को सेम सेक्स मैरिजेस को लागू करने की या लीगल बनाने की, वो संभावना काफ़ी ब्लीक है, काफ़ी जो है डिसअपॉइंटिंग वाली है, ग्लूमी है। भाई जब समाज, जिन्होंने वोट डाला है वो चाहते ही नहीं है कि शादियां हो, अलाउ किया जाए, तो जिनको वोट पड़ा है उनकी भी कैसे मजाल हो जाए ऐसी शादियों को कानून बना करके अप्रूवल देने की। संभावना बहुत कम है। सेक्शंस की वर्ब है मे बी अपोज्ड, पॉसिबिलिटी की वर्ब है इज। गिवन दैट का मतलब आप समझ चुके हैं। जब सब्जेक्ट वर्ब का जो पूरा पेयर हो, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर हो, तो गिवन दैट का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर सब्जेक्ट दिया हो अकेला, यानी वर्ब ना दी गई हो, तो उस केस में गिवन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, ब्लीक आप समझते हैं, प्लेन एंड ग्लूमी। चलिए, कह रहे द LGBTQIA प्लस कम्युनिटी may now have to take heart from the court's direction that the government should form a committee। कह रहे जो LGBTQIA जो कमिटी है, क्या मतलब हुआ इसका? लेस्बियंस, गे, बाइसेक्सुअल्स और ट्रांसजेंडर्स। इतना तो आप समझते ही हैं। ट्रांसजेंडर मतलब जिन्होंने जेंडर चेंज कर लिया, बाइसेक्सुअल मतलब जो दोनों जेंडर से कंफर्टेबल है, और एल और जी आप समझ गए। क्यू होते हैं क्वेयर, आई होते हैं, समझ गया, भूल गया मैं आई का, और ए का मतलब होता है ए सेक्शुअल। आई देख लेना, आई का कुछ इंटर से बनता है ना शायद। ए सेक्शुअल वो है जिनको सेक्शुअल इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज़ में, किसी भी इंसान से। कह रहे हैं ये जो पूरी कम्युनिटी है ना, प्लस इसलिए लगा, इसमें और भी तरह के लोग आपको मिलेंगे तो प्लस लगा दिया, सबको इंक्लूड कर लिया। कह रहा है ये कम्युनिटी अब इसको टेक हार्ट करना पड़ेगा, दिल बड़ा करना पड़ेगा। टेक हार्ट करना यानी दिल बड़ा करना, किसी चीज़ में होप अपनी जो है लगाए रखना। और किससे? कोर्ट की इस डायरेक्शन से कि सरकार को फॉर्म करनी पड़ेगी एक कमेटी कि वो डिसाइड कर सके राइट्स को, अधिकारों को और एंटाइटलमेंट्स को क्वेयर कपल्स के। राइट और एंटाइटलमेंट एक ही बात है। एंटाइटलमेंट मतलब आपकी खास प्रिविलेज, राइट का मतलब होता है वैसे आपके अधिकार। तो कोर्ट ने बोला है कमेटी बनानी सरकार को, तो अब इनका यही सारी होप है कि सरकार कोई कमेटी बना के इनका भला करे। इस पूरी कम्युनिटी की सब्जेक्ट बनाइए, इसकी वर्ब है मे हैव, कमेंट की वर्ब है शुड फॉर्म। कह रहे द कम्युनिटी हाउएवर still has a quite struggle ahead before the law catches up with its yearning for equality। कह रहे कम्युनिटी को हालांकि अभी भी क्वाइट अ स्ट्रगल देखनी है, इसके पास अभी भी एक काफ़ी बड़ी जंग है, क्वाइट अ स्ट्रगल है
इसके आगे अहेड, इससे पहले कि जो लॉ है, जो कानून है, कैचअप विद करता है, बराबरी आता है इसकी यर्निंग के, इस कम्युनिटी की, इस ख्वाहिश के, जो है इक्वालिटी की। यर्न करना, यर्न फॉर करना, क्रेव फॉर करना, लॉन्ग फॉर करना, याद है ना। यर्निंग क्या होती है? आपकी दिली ख्वाहिश, जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। तो दिली ख्वाहिश से कैसे लॉ बराबर आएगा और इनकी दिली ख्वाहिश को पूरा करेगा, इससे पहले इनको काफ़ी स्ट्रगल अभी जो है झेलनी है। कम्युनिटी की वर्ब है हैज़, लॉ की वर्ब है कैचअप विद, कैचअप विद करना, किसी के बराबर आना। यर्निंग का मतलब होता है आपकी ख्वाहिश, दिली तमन्ना। कैचअप विद जो है वो इन सारे वर्ड्स के जैसा ही है, इन सभी का मतलब होता है किसी की बराबरी करना या किसी के बराबर आने की कोशिश करना। वो कैब सफारी सीरीज़ में सारे वर्ड्स आपको करवाए गए थे, एक बार सबको रिवाइज कर लो। एमुलेट का मतलब होता है किसी की बराबरी करना लेकिन विद कंपटीशन, ठीक है, किसी की बराबरी करना लेकिन कंपटीशन दे करके उसको। इमिटेट का मतलब होता है किसी की बराबरी करना लेकिन उसको कॉपी करके, चिढ़ाना नहीं है, बस उसको कॉपी करना है, उसके बराबर आने के लिए उसके जैसा ही करना है। एमुलेट में तो आप उसको पीछे छोड़ने की भी कोशिश करते हो। कैचअप विद का मतलब होता है किसी की बराबरी करना लेकिन प्लग द डिस्टेंस। अगर आप बहुत पीछे छूट चुके हैं, जब बराबरी करेंगे तो कैचअप विद करेंगे। जैसे आपने 10 दिन की छुट्टी ले ली स्कूल से, कॉलेज से, सबके नोट्स रेडी हैं 10 दिन की क्लासेस के, आपके नहीं हैं। तो अब आप जब नोट बनाएंगे अपने, सबकी बराबरी आने की कोशिश करेंगे, डिस्टेंस को प्लग करेंगे, तब आप कैचअप विद करेंगे। तो इसमें ना कॉपी कर रहे हैं ना किसी से कॉम्पिटिशन है, बस जो पीछे छूट गए थे बराबर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग मीनिंग है इन सभी वर्ड्स का। मिमिक का मतलब होता है किसी की कॉपी करना लेकिन मिमिक्री के तौर पे या उसको प्रोवोक करने के तौर पे। जैसे वो कॉमेडियंस करते हैं ना, सुपरस्टार्स की, एक्ट्रेस की, कोई अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करता है ना, हंसी मजाक वाले तरीके में, प्रोवोक करने वाले तरीके में कॉपी करने को बोलते हैं मिमिक करना। माइम का मतलब होता है कॉपी करना लेकिन विदाउट वर्ड्स के, कॉपी विदाउट वर्ड्स, फिजिकल मूवमेंट से। जो पुराने आर्टिस्ट होते थे साइलेंट मूवीज़ में, वो माइम करते थे, समझ पा रहे मेरी बात को, अपने हाथ पांव और चेहरे के एक्सप्रेशन से वो सारी एक्टिंग करते थे। करते तो वो भी एक्टिंग थी कॉपी वाली, लेकिन बिना वर्ड्स के करते थे। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं माइम। इसी से दो वर्ड्स बनते हैं, पेंटोमाइम और शैरेड। ये दोनों वर्ड्स आपको खुद को याद होने चाहिए। अभी करवाए हैं 10 दिन पहले, कमेंट्स में डालना जिन बच्चों को आते हैं। रैपअप करेंगे सेशन को, दोनों वर्ड्स कमेंट में मिलने चाहिए मुझे, गलत होंगे तो हम आपको बताएंगे। अब आ जाओ अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ये पैसेज कौन से रिश्ते को बताता है या रिलेशनशिप को सजेस्ट करता है समाज के कस्टम्स या नॉर्म्स के बीच में और लीगल रिकॉग्निशन के बीच में होमोसेक्सुअल मैरिजेस को भारत में। हमारे कस्टम और लॉ के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, समझ गए ना इस चीज़ को लेकर के। सोशल नॉर्म्स कहती है कि इनको लीगल कर दो, समाज का कानून यही कहता है कि इसको लीगल कर दो। या फिर देख लो, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का, सब लोग इसको ट्राई देंगे। हिंदी वाला मीनिंग निकाल लो, इन चारों का आंसर निकल आएगा आपका। बस सारी आपकी स्ट्रगल यही है कि अगर आप इन 4 ऑप्शन का हिंदी कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। मैंने आंसर को फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है, वहाँ से मैच करेंगे। सेकंड पे आ जाओ, इस पूरे आर्टिकल को कौन सा सेंटेंस इन 5 में से समराइज करता है। अगर इस पूरे आर्टिकल को एक लाइन में, एक सेंटेंस में बताना हो तो इन 5 में से वो कौन सा सेंटेंस बनेगा। समझ गए, थीम पूछिए आपसे। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हिंदी करो इन सभी के सभी ऑल्टरनेटिव्स की, है ना। देखते ही आंसर मिल जाएगा जिसने जो है हिंदी करने की कोशिश की, ट्रांसलेट करके मीनिंग निकाल लिया। फर्स्ट कमेंट में इसका आंसर भी मैंने डाल दिया है, वहाँ से मैच कर लेना। तीसरे चौथे में 2 वन वर्ड्स हैं। अ ह्यूज फेलियर का क्या मीनिंग है, ये क्या वन वर्ड है, और कॉन्जुगल या नप्शल का क्या मीनिंग होता है, ये आपसे पूछा है। 5वें में आपसे फ्रेजल वर्ब पूछी है या करेक्ट प्रीपोजिशनल पेयर पूछा है। हैंकर के बाद में फॉर सही है, लस्ट के बाद में आफ्टर सही है, लस्ट के बाद में फॉर सही है, या यर्न के बाद में आफ्टर सही है। ये पेयर भी आपको करवाया था, फिक्स प्रीपोजिशनल पेयर। सही वाले को चूज करना है, 3 गलत होंगे। 6वें 7वें 8वें 9वें में 4 एरर्स हैं। जिन एरियाज़ में एरर्स हैं उन एरियाज़ को मैंने डार्क कर दिया है। सारे कॉन्सेप्ट्स जो क्लास में करवाए हैं उसी पे बेस। लास्ट में 10 नंबर में आपको एक ट्रांसलेशन का सेंटेंस दिया गया है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट का होमोसेक्सुअल मैरिजेस को पहचान देने से इनकार LGBT कम्युनिटी के लिए एक बड़ी नाकामयाबी है, जिससे उन्हें आगे कानूनी संघर्ष से गुजरना होगा। अच्छा लेवल का सेंटेंस है, सब लोग इसकी इंग्लिश नहीं कर सकते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन कोशिश तो सभी करेंगे ना। गलत या सही वो कमेंट्स में देखेंगे, मैं कोशिश करूँगा सबके कमेंट्स को रिप्लाई करूँ। आंसर सभी को करना है, डालना इंग्लिश करके। कल आपसे मुलाकात लेंगे। अंटिल देन।